स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। माधव सदाशिवराव गोलवलकर 20वीं शताब्दी में हिंदू राष्ट्रवाद के सबसे लोकप्रिय और सबसे विवादित शख्स, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े संगठन RSS को जमीन पर खड़ा किया। लेकिन आखिर कैसे एक 34 साल के युवा प्रोफेसर को RSS की कमान दी जाती है? कैसे उन्होंने नागपुर से इसे पूरे भारत में फैला दिया? कैसे कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को भारत में विलय करने के लिए राजी किया था गोलवलकर जी ने? क्यों गांधी जी की हत्या के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था? RSS पर लगे बैन को हटवाने से लेकर तमाम संगठनों से बने संघ परिवार को बनाने तक का जो सफर है वो आज आपको बताने वाले हैं। ये भी आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या था गोलवलकर जी में कि एक झलक से उनकी लाखों लोग जो थे, युवा जो थे, वो अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हो जाते थे। क्यों आखिर उनकी लिखी किताबों से विवाद खड़े हुए और वो ऐसी कौन सी बातें लिखी थी उसमें जिनके कारण आज भी RSS को ये बयान देना पड़ता है, वो बातें परिस्थितिवश बोली गई, वो शाश्वत नहीं रहती। समय बदलता है और हमारी सोच बदलती है। तो ये सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है इस एपिसोड में। पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। शेयर कीजिएगा जिससे कि पता चले और वो एक दायरा टूटे कि आप मीम्स के अलावा कई और बेहतर चीज़ें आगे शेयर कर सकते हैं। और कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके विचार, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़कर और कुछ नहीं है, वो पता होने बहुत ज़रूरी है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और जय हिंद लिखना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो साल था 1906। नागपुर के पास रामटेक नाम के एक छोटे से कस्बे में एक मराठी ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे सदाशिवराव गोलवलकर जी। सदाशिवराव गोलवलकर जी खुद पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में क्लर्क के तौर पर काम किया करते थे। इसी साल 1906 में सर्दियों की एक सुबह 19 फरवरी को उनके घर में जन्म होता है एक लड़के का। एक लड़का जिसका नाम रखा जाता है माधव। पूरा नाम माधव सदाशिवराव गोलवलकर, जिन्हें आज हम MS गोलवलकर या गुरुजी के नाम से जानते हैं। गोलवलकर जी के बचपन का कुछ हिस्सा रामटेक में बीता, लेकिन कुछ सालों के बाद में पिताजी की नौकरी के चलते परिवार को दूसरी जगह जाना पड़ता है। पिताजी अब ब्रिटिश इंडिया के समय सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार में एक स्कूल टीचर बन जाते हैं। एक स्कूल था, सरकारी स्कूल, वहां पे टीचर की जॉब अपनी ज्वाइन कर लेते हैं। ये सर्विस जो थी वो उनके आखिर तक, जब तक वो सर्विस में रहे हैं, प्रमोट होते होते वो हाई स्कूल के हेडमास्टर तक प्रमोट हुए थे, वहां तक पहुंच गए थे। तो खैर, घर जो था वो काफी सक्षम था। पढ़ाई लिखाई जो थी उसमें कोई कमी नहीं रही कभी। बचपन से ही गोलवलकर जी पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार, और घर में जो उनके सारे लोग थे प्यार से उन्हें मधु नाम से बुलाते थे, क्योंकि उनका पूरा नाम जो था माधव गोलवलकर, तो उसके लिए मधु उनको बुलाया जाता था। पूरे परिवार की उनसे बहुत सारी आशाएं थी। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि वो अपने माता पिता के 9 बच्चों में से इकलौते बेटे थे जो कि अब बचे थे। दरअसल उनके बाकी जो भाई बहन थे वो अब जीवित नहीं रह सके थे, उनका देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। खैर, पिताजी की जो सरकारी नौकरी थी उसके चलते, क्योंकि ट्रांसफर लगातार लगे रहे उनके शुरुआती जीवन में, बचपन में, इसीलिए गोलवलकर जी ने बचपन में ही अलग अलग जगह की स्कूली शिक्षा ली। नई जगह जाना होता था, नई जुबान बोलने को मिलती थी, नए लोग मिलते थे, और इन सब से मिलते हुए वो लाइफ और सोसाइटी के कई सारे पहलुओं को जीवन में बहुत जल्दी ही समझने लगते हैं। बचपन से ही देखा जाता था कि वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज थे। साइंस में उनकी खास दिलचस्पी हुआ करती थी, और आसपास के लोगों के द्वारा ये भी माना जाता था कि वो पॉलिटिक्स से, राजनीति से खुद को दूर रखते हैं। एक तरह के एपॉलिटिकल शरीफ शख्स उनको यहाँ पे माना जाता था बचपन से ही, कि एक बच्चा है जिसको पॉलिटिक्स, राजनीति से कोई भी, उसकी जो चर्चाएं होती हैं उनसे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बात भी सत्य थी यहाँ पे कि आपको बता दें कि उनके अंतर्मन में उनका जो रुझान था वो धर्म, आध्यात्म और आध्यात्मिक चिंतन की तरफ लगातार बढ़ने लगा था। समय के साथ ध्यान साधना और हिंदू धर्म की रक्षा उनके लिए एक विचार जो था अब तक, वो उस विचार से अब एक पर्सनल कंसर्न बनने लगा था। ये सारी चीजें बचपन से ही शुरू हो चुकी थी। साल 1922 आता है और गोलवलकर जी के जो माता पिता थे उन्हें अब आगे की पढ़ाई के लिए, करीबन उनकी 16-17 साल की उम्र थी, आगे की पढ़ाई के लिए पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में इंटरमीडिएट साइंस प्रोग्राम में उनका दाखिला करा देते हैं, जहाँ उन्हें एडमिशन दिला देते हैं। एडमिशन हुआ, कुछ समय यहाँ पे रहे, पढ़ाई भी की, लेकिन उसी वक्त हाल ही में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक नए इम्पोज रेगुलेशन की वजह से, ये रेगुलेशन ऐसा था जिसमें कहा गया था कि जो लोकल स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को एडमिशन अलाउ यहाँ पे करना है। इस रेगुलेशन की वजह से गोलवलकर जी को इस कॉलेज को छोड़ना पड़ जाता है। कॉलेज छोड़ते हैं। हालांकि ये रेगुलेशन जो था वो ज्यादा दिन चला नहीं, कुछ ही महीनों में आगे रद्द भी हो गया था।
लेकिन इसके रद्द होने के बाद भी गोलवलकर जी वापस फर्गुसन कॉलेज नहीं गए। उन्होंने यहाँ पे ये निर्णय ले लिया था कि वो इस कॉलेज में नहीं जाएंगे, अब ये दूसरा कॉलेज यहाँ पे ज्वाइन करने वाले थे। नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज, जो कि एक मिशनरी रन इंस्टीट्यूशन था, यहाँ पे अब वो अपना दाखिला लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ कुछ समय तक रहे, सब कुछ ठीक चला, करीबन 2 साल का समय बताया जाता है जो उनका यहाँ पे बीता। लेकिन समय के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि इस संस्थान में ईसाई धर्म का लगातार होता हुआ प्रचार और हिंदू धर्म की कोई बात ही ना होना, ये उन्हें अब खटकने लगा था, ये उन्हें अखड़ने लगा था। यही वो बात थी जिसके चलते उनके जीवन में, उनके दिल पर एक गहरी चोट तो इस बात से पहुंची थी, उनके अंदर हिंदू धर्म की रक्षा का जो भाव था वो अब और तेज होने लगा था। हिस्लॉप कॉलेज में दाखिले के अभी सिर्फ 2 साल बीते थे, 2 साल हुए थे, अचानक से गोलवलकर जी अपना मन बना लेते हैं इस संस्थान को छोड़ने का। वो सीधा बनारस पहुंच जाते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये साल करीबन बताया जाता है 1925, जब बीएचयू में पहुंचे और यहाँ से उन्होंने अपनी बीएससी की डिग्री पूरी करने के लिए दाखिला ले लिया। इस डिग्री को अपनी पूरी करते हैं। ये डिग्री जब बीएससी की पूरी हुई तो इसके बाद 1927 और 29 के बीच में के आसपास यही समय था जब उन्होंने बायोलॉजी में अपनी एमएससी भी कंप्लीट की। डिग्रियां कंप्लीट हो रही थी, लेकिन बीएचयू में उनका केवल इंटरेस्ट सिर्फ साइंस में नहीं था, जिसकी वो पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी डिग्री कर रहे थे। ये केवल साइंस तक सीमित नहीं रहा था। बताया ये भी जाता है कि उन्होंने उस समय बीएचयू की वो जो बहुत बड़ी सी विशालकाय लाइब्रेरी है, उन्होंने वहां पे मौजूद सारे हिंदी स्क्रिप्चर्स और वेस्टर्न फिलॉसफी के जितनी भी किताबें थी, पुस्तकें थी, उनका काफी गहरा अध्ययन किया था। ये भी बताई जाती हैं कई सारी बातें लोगों के द्वारा कि ऐसी किताब एक भी नहीं थी जो उन्होंने ना पढ़ी हो। यहाँ पे इन विषयों से रिलेटेड एक एक किताब वो पढ़ चुके थे। कई लंबा समय उन्होंने यहाँ पे गुजारा था और यही वो जगह थी बीएचयू, यही वो लाइब्रेरी जहाँ पे उनका संपर्क होता है बीएचयू के फाउंडर और देश के एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट नेता मदन मोहन मालवीय जी से। मदन मोहन मालवीय जी जो लगातार उस समय भी हिंदू राष्ट्रीय पुनर्जागरण का काम था, शिक्षा को जोड़ने का काम था, ये लगातार कर रहे थे। उनसे हुई मुलाकात ने गोलवलकर जी के दिमाग में हिंदू राष्ट्र, उसके साथ शिक्षा, उसके साथ एक संगठन, इसका एक जो खाका था, आप ये सोचिए कि एक स्ट्रक्चर जो था वो पूरी तरह से यहाँ से तैयार करना शुरू कर दिया था। ये वही मुलाकात थी जिससे वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे मदन मोहन मालवीय जी के साथ में। खैर, अपनी डिग्री के बाद में गोलवलकर जी कुछ समय के लिए मद्रास जाना चाहते थे और मद्रास गए भी। मद्रास जाकर दरअसल वो मरीन बायोलॉजी के अंदर पीएचडी करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पहुंचे, अपनी पढ़ाई यहाँ पे शुरू करते हैं पीएचडी के लिए। लेकिन इसी समय में पिताजी के रिटायरमेंट का भी समय आ चुका था, ये वक्त वो भी आ चुका था और इसकी वजह से पारिवारिक जिम्मेदारियों का एक कारण बनता है और उन पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से वो इस सपने को, अपने उस पीएचडी के सपने को बीच में वहीं पे छोड़ देते हैं। अब यहाँ से वापस बनारस आते हैं, बनारस पहुंचे और बीएचयू गए। बीएचयू में जाके उन्होंने अपनी जॉब ली। जॉब जो थी उनकी वो थी एक टीचर के तौर पर, वो यहाँ काम कर रहे थे, जूलॉजी के टीचर हुआ करते थे। करीबन 3 साल तक उन्होंने यहाँ शिक्षा दी बच्चों को। इसी बीच में जितने भी बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे उनके बीच गोलवलकर जी अपनी एक तो लंबी दाढ़ी की वजह से, एक लंबे बालों की वजह से, अपने सफेद कले जो उनका कुर्ता हुआ करता था उसकी वजह से, उनके शुद्ध सिंपल सादा जीवन की वजह से और उनके एक स्पिरिचुअल अंदाज के कारण उनके स्टूडेंट्स ने उन्हें एक नया नाम दे दिया था, गुरुजी। अब वो गुरुजी के नाम से मशहूर हो गए थे और ये नाम आगे चलकर उनकी एक अलग ही पहचान बन चुका था। बीएचयू में रहते हुए इस वक्त गोलवलकर जी क्लासरूम के बाहर अक्सर उनको देखा जाता था बैठे हुए, स्टूडेंट्स के साथ बैठे रहते थे और वहां पर धर्म, राष्ट्र, इतिहास और व्यक्तिगत निर्माण, जो व्यक्तित्व निर्माण है, उसकी बातें जो थी वो किया करते थे। अपने स्टूडेंट्स को, छात्रों को ये सारा ज्ञान दिया करते थे। काफी लंबे लंबे डिस्कशन चलते थे। इसी दौरान उनके दिमाग में एक और जो सोच में उनकी एक जो विचार था वो भी आगे बनने लगा था। ये विचार था कि हिंदू समाज को संगठित किए बिना देश को बचाया नहीं जा सकता। ये विचार अब बहुत ज्यादा समय के साथ में पक्का होने लगा था, जो कि जिसकी शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। खैर, बीएचयू में रहते हुए ही गोलवलकर जी की मुलाकात होती है एक बहुत ही यंग डायनामिक आरएसएस के वर्कर से। उनका नाम था भैयाजी दानी। भैयाजी दानी दरअसल वाराणसी में ही, बनारस के अंदर ही आरएसएस की एक शाखा चलाते थे। दानी के जरिए ही एमएस गोलवलकर को पहली बार डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के बारे में पता चला और दूसरी चीज उनके बनाए हुए आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में पता चलता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन जो हिंदू युवाओं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ट्रेनिंग के जरिए एक डिसिप्लिन्ड हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है। तो ये जब इन्हें आरएसएस के बारे में पता चला, साथ ही साथ उनकी डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ मुलाकात भी कराई,
जो भैया जी दानी थे उन्होंने। तो इस बीच में आरएसएस की जितनी भी शाखाएं थी, जब उनका एक बार वहां जाना होने लगा गोलवलकर जी का, वाराणसी की जो शाखा थी वहां पे जब उन्होंने जाके देखा, जो उनके अनुभव रहे थे वो इस शाखा से, आरएसएस से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। उन्होंने देखा कि एक तरफ स्वयंसेवक हैं, कई सारे लोग हैं जो अपने डिसिप्लिन, अपनी ड्रिल्स में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ वो देख रहे थे कि इनके अंदर जो हिंदू अस्मिता का प्रेम है वो उसको भी महसूस कर सकते थे कि किस तरह से ये इस गोल पर, अपने इस उद्देश्य के साथ में काम कर रहे हैं। इसी के तहत गोलवलकर जी का आरएसएस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बन गया था, स्टार्टिंग से ही बन गया था। अब आप देखिए कि वो शख्स थे जो कि शुरुआत से, आरएसएस की शुरुआत से उसके साथ में नहीं थे, बीच में से उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है, उसके बाद में किस तरह से आगे बढ़े हैं ये सब कुछ आगे अब आपको पता चलेगा। उन्होंने आरएसएस की शाखाओं में जाना आना शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में डॉक्टर हेडगेवार जी भी एमएस गोलवलकर के टैलेंट को परख चुके थे, उसको पहचान चुके थे, उससे प्रभावित भी होने लगे थे। पहले ही ये लोग मिले थे, लेकिन इसके बाद डॉक्टर हेडगेवार जी ने एमएस गोलवलकर को अब नागपुर बुलाना शुरू कर दिया। नागपुर जहां पे आरएसएस का सेंट्रल सेंटर था। नागपुर अब जब जाना होने लगा आरएसएस के हेडक्वार्टर में गोलवलकर जी का डॉक्टर हेडगेवार से मिलने के लिए, तो यहाँ पे डॉक्टर हेडगेवार जी ने उन्हें एक दफा ये समझाया कि अगर तुम लॉ की पढ़ाई करते हो, अगर तुम लॉ कर लो और लॉयर बनो, तो ये समाज में तो तुम्हारा जो पद है उसको बढ़ाएगा ही साथ संघ के लिए, आरएसएस के लिए, उसकी लीडरशिप में भी तुम्हारी जो क्रेडिबिलिटी है, तुम्हें आगे अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं, किसी पद कोई तुम्हें देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है वो जो क्रेडिबिलिटी है आरएसएस में लीडरशिप की, वो भी आपकी यहाँ पे बढ़ेगी। इसी सलाह पर डॉक्टर हेडगेवार जी की, इस सलाह पर चलते हुए गोलवलकर जी ने नागपुर में एलएलबी की पढ़ाई जो थी वो शुरू कर दी। एलएलबी की पढ़ाई यहाँ शुरू करते हैं, लॉ की डिग्री लेते हैं अपनी, लेकिन इस बीच में ही जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो लगातार आरएसएस के साथ में सक्रिय सेवा अपनी देते रहे। यही वो समय था, अराउंड 1934 के आसपास की बात बताई जाती है, जब उनकी पढ़ाई के दौरान ही उन्हें नागपुर में जो मुख्य शाखा थी, जो मुख्य सेंटर था, उसका कार्यवाह बना दिया जाता है। अब उन्हें एक पद दे दिया गया था यहाँ पे, वो जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे उसी समय पर। अब पद भी मिल चुका था, समय जो था वो अपनी गति से आगे बढ़ता है, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ में गोलवलकर जी के दिमाग में, उनके मन में एक कश्मकश, एक तरह का टकराव, आप ये कह लीजिए कि एक सवाल था, जो एक टकराव था दरअसल, एक जो सवाल बनकर सामने बार बार उनके खड़ा हो जाता था। ये सवाल था जो उनके अंदर ही अंदर उन्हें बार बार सामने आता था। वो खुद से पूछा करते थे कि क्या संसार का खिंचाव जो है उसकी तरफ मुझे जाना चाहिए, या फिर जो त्याग का खिंचाव है उसकी तरफ। क्योंकि हमेशा से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहे थे, सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन अब जिन कामों में लग चुके थे तो यहाँ उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं सन्यास की तरफ जा रहा हूँ या नहीं। तो ये जो उधेड़ बुन थी, इसी के चलते उनके सामने बार बार ये सवाल आके खड़ा होता था। और इसी उधेड़ बुन के चलते अक्टूबर 1936 की बात बताई जाती है, जब उन्होंने अपनी ये जो लॉ की प्रैक्टिस थी, जो वो कर रहे थे लगातार, उसे भी छोड़ा, आरएसएस के काम को भी अचानक छोड़ दिया और सीधा यहाँ से बंगाल पहुंच जाते हैं। बंगाल पहुंचे, बंगाल में सरगाची रामकृष्ण मिशन का जो आश्रम है, वहां इनका जाना होता है। गोलवलकर जी अब सीधा बंगाल पहुंचे, रामकृष्ण मिशन के आश्रम में। दरअसल यहाँ पे उनका आने का उद्देश्य अब मेन ये था कि अब वो सीधा सन्यासी बनना चाहते हैं, और कुछ नहीं, उनको अब सन्यासी बनना है। यहाँ गोलवलकर जी की मुलाकात होती है स्वामी अखंडानंद जी से। अखंडानंद के वो शिष्य बन जाते हैं। स्वामी अखंडानंद दरअसल खुद में एक बहुत बड़े विद्वान, रामकृष्ण परमहंस जी के प्रत्यक्ष शिष्य थे वो, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे वो। तो सागराची के इस आश्रम में गोलवलकर जी ने स्वामी अखंडानंद की काफी सेवा की, यहाँ पे उनसे काफी ज्यादा ज्ञान अर्जित किया। ये वही वक्त था जब स्वामी अखंडानंद जी का जो स्वास्थ्य था वो काफी ज्यादा खराब रहने लगा था, वो काफी बीमार रहने लगे थे। इसी के चलते 13 जनवरी 1937 को गोलवलकर साहब को उन्होंने मंत्र दीक्षा दी। गुरुजी गोलवलकर को मंत्र दीक्षा मिलती है, लेकिन स्वामी अखंडानंद जी की इसी के बाद में मृत्यु भी हो चुकी थी। उनकी मृत्यु होती है क्योंकि काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद में गोलवलकर जी काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, वापस से नागपुर आ जाते हैं। बंगाल से नागपुर आए, एक बार फिर से आरएसएस की शाखा में जाते हैं, हेडक्वार्टर जाते हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ में उनकी मुलाकात होती है, और तब हेडगेवार जी ने उन्हें समझाया कि जो तुम्हारा रियल मिशन है, जो तुम्हारा असली उद्देश्य है, वो सोसाइटी की, समाज की सेवा करना है। तुम्हें आरएसएस से बढ़कर इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। ये सारी बातें जब उन्हें समझाई गई, उन्होंने इसे समझा, और इसके बाद हेडगेवार जी ने उन्हें आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप्स की जिम्मेदारी दी। यहाँ से अब वो दोबारा से आरएसएस में आ चुके थे। ट्रेनिंग कैंप्स की जिम्मेदारी दी, उनमें से एक ट्रेनिंग कैंप जो अकोला का ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप था वो भी था।
यहाँ से गोलवलकर जी संगठन के अंदर, आरएसएस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में अब उभरना शुरू हो चुके थे। अब वो सिर्फ एक टीचर या एक लॉयर नहीं बचे थे, बल्कि एक इमर्जिंग आइडियोलॉग और ऑर्गेनाइजर भी बन चुके थे। वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर उस समय हेडगेवार जी, डॉक्टर हेडगेवार काफी ज्यादा एक तो उन्हें मानते थे, और इस तरह से मानते थे कि मानो जैसे वो अपने बाद में, एक समय आने के बाद में अपने बाद अपना उत्तराधिकारी तैयार कर रहे हों। तो इस तरह से वो ग्रूम करते थे गोलवलकर जी को। अब इस बीच एक अलग मोड़ भी आया था गोलवलकर जी के जीवन में। हुआ क्या था कि गोलवलकर के ही नाम से एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम था, उसका बुक का टाइटल था वी और आर नेशनहुड डिफाइंड। इस किताब में हिंदू नेशन की डेफिनेशन देते हुए यूरोप के कुछ राष्ट्रवादी मॉडल्स के एग्जाम्पल्स दिए गए थे। लेकिन इस किताब के पब्लिश होने के बाद ही एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। आरएसएस के कई सारे उस समय पर जो विरोधी थे, उन्होंने इस किताब पर फासिस्ट लीनिंग्स के आरोप लगाए। आने वाले भविष्य में भी ये देखा गया, इनफैक्ट आज भी ऐसा देखा जाता है कि अगर आज भी हम देखें तो खुद आरएसएस ने भी इस किताब से खुद को डिस्टेंस बनाया इससे अपना। 2006 के आसपास एक बुकलेट पब्लिश हुई थी जिसमें कहा गया कि गोलवलकर जी या फिर आरएसएस के ये परमानेंट व्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करती है ये किताब। तो इस तरह की सफाई कई बार दी जाती रही है, आप सब देख सकते हैं। खैर 1940 के आसपास ये समय आ चुका था, जून 1940 के आसपास का समय था। 1939 में ये किताब पब्लिश हुई थी। लेकिन ये जो महीना आया 1940 का जून का महीना, ये आरएसएस को एक बहुत बड़ा झटका देकर जाता है, क्योंकि डॉक्टर के.बी. हेडगेवार जी जो थे उनका निधन हो गया था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। आरएसएस के लिए अब ये बहुत ही भारी संकट का पल था, क्योंकि फाउंडर के बाद अब लीडरशिप का सवाल उठता है, किसे आके लीडरशिप दी जाएगी। नाम कई सारे थे, कई सारे सीनियर लोग भी सामने थे, लेकिन अपनी मौत से एक दिन पहले 21 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार अपनी मौत से एक दिन पहले ही एक पेपर शीट के ऊपर पहले से ही उन्होंने लिख दिया था कि गोलवलकर को अगला लीडर बनाया जाएगा। इसी के साथ 3 जुलाई 1940 को फॉर्मली नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर में उनका नाम अनाउंस किया जाता है। उन्होंने आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक का चार्ज संभाला, पदभार संभाला, और अब ऑफिशियली गुरुजी, जो कि बीएचयू के गुरुजी हुआ करते थे, गुरुजी अब आरएसएस के सुप्रीम लीडर बन गए थे। सरसंघचालक बनते ही गोलवलकर जी आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने में लग जाते हैं। उन्होंने जितने भी प्रांत प्रचारक थे, उन सभी प्रांत प्रचारकों का एक नेटवर्क बनाया जो कि सीधा अब उन्हें रिपोर्ट करता था, ना कि किसी भी जो लोकल संचालक थे उनको। तो ये जो एक नेटवर्क था वो उन्होंने बनाया। इससे क्या हुआ कि जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो बहुत ज्यादा मजबूत होती गई। वो जानबूझकर लोकल कांग्रेस जो नेता थे उनको आरएसएस के फंक्शन में बुलाया करते थे, ताकि ये बात भी दिखाई जा सके कि जो संघ है और जो हिंदू महासभा है ये दोनों अलग अलग है। संघ हिंदू महासभा से इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, भले ही दोनों की जो आइडियोलॉजीज हों वो कभी कभी ओवरलैप करती हों। तो इस तरह की भी चीजें उन्होंने की। ये 1940s चल रहा था लगातार, ये 40 का दशक था। दुनिया भर में अगर देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी एक तरफ, दूसरी तरफ भारत में देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन की मांग थी, अंग्रेजों के दमन की मांग थी। तो ये सारी चीजें लगातार उठ रही थी। 1942 में ये देखा गया जब महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। आरएसएस के अंदर एक सवाल उठा, आरएसएस क्योंकि गोलवलकर जी की लीडरशिप में था, सवाल ये उठा कि क्या संघ इस आंदोलन में कूदे या नहीं, जाए या नहीं, इसमें भाग ले या नहीं। गोलवलकर जी का फैसला ये था, और काफी कैरेक्टरिस्टिक अलग फैसला था उनका। उन्होंने कहा कि आरएसएस देखिए एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, इसलिए इंस्टीट्यूशनली वो कांग्रेस को के जो ये जो मूवमेंट है कांग्रेस का, इसमें वो खुद शामिल नहीं होंगे, लेकिन स्वयंसेवक जो हैं अगर चाहें तो अपने व्यक्तिगत तौर पर अगर वो चाहते हैं तो भले ही इसमें जाके हिस्सा ले सकते हैं। एक इस तरह का उन्होंने फैसला सामने दिया था। इससे आरएसएस के लिए बहुत ही एक मुनाफे की बात हुई, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत जो थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, वो उसके डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन से बच गए। आरएसएस के ऊपर देखिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये थी कि ये 1940s की वो बात है जब जो भी अंग्रेजों के खिलाफ, ये फाइनल वो समय आ गया था जब ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाया जा रहा था, पूरी तरह से वो जाने वाले थे। तो जो जो कांग्रेसी नेता या जो भी और लीडर्स खड़े होते थे, अंग्रेज सीधा उन्हें जेल में डाल देते थे। भारी मात्रा में यहाँ पे जेलों में डाला गया लोगों को अंग्रेजों के द्वारा। और आरएसएस इस समय ये नहीं चाहता था कि उनके जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो जेलों में जाएं, उनके लीडर्स जेलों में जाएं, क्योंकि एक बनती हुई ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इस वजह से ब्रिटिश हुकूमत के कन्फ्रंट्रेशन से आरएसएस को बचाकर रखा यहाँ पे गोलवलकर जी ने।
लेकिन ये जो उनका फैसला था उस समय, इस पर आज के समय में भी चर्चा होती है, और ना सिर्फ चर्चा होती है बल्कि पॉलिटिकल बहस का भी हिस्सा ये बना हुआ है। खैर 1947 की तरफ आगे जाते हैं। 1947 की तरफ जब समय आगे बढ़ा तो हिंदू मुस्लिम तनाव भी सामने आ गया था, डायरेक्ट एक्शन डे भी था। इन सब के तहत बंगाल, पंजाब, सिंध सभी जगह पर देखा जाए तो कम्युनल वायलेंस जो थे, दंगे जो थे, वो बढ़ते जा रहे थे, लोगों का खून बह रहा था। पार्टीशन का फैसला भी लगभग तय हो चुका था इस समय पर। ये वही समय है, साल 1947। इसी माहौल में आरएसएस खुद को हिंदुओं और सिखों की, जो सिख समुदाय है उसकी रक्षा करने के संगठन के रूप में प्रोजेक्ट करता है। सामने इस तरह से आरएसएस उभर कर आता है। गोलवलकर जी ने बाला साहेब आप्टे और बाला साहेब देवरस के साथ मिलकर प्री पार्टीशन जो पंजाब था, सिंध था और जो नॉर्थ वेस्ट में एरियाज थे, उन सब का टूर किया। ये यहाँ पे टूर करते हैं, ना सिर्फ टूर करते हैं बल्कि शाखाएं बढ़ाते हैं, अपनी स्वयं सेवकों को ट्रेनिंग देते हैं। खुद बकायदा यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी गोलवलकर जी के द्वारा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे करते हैं। पूरी तरह से यहाँ पे हिंदुओं को और सिखों को बचाने के लिए सारे प्रयास आरएसएस के द्वारा किए जा रहे थे। जो दंगे होते थे उसमें कई सारे लोगों को बचाया गया, और रिपोर्ट्स ये बताती हैं अनडिवाइडेड पंजाब में 1500 से ज्यादा डेली शाखाएं थी, 1 लाख से अधिक स्वयं सेवक थे, और 80 के आसपास सिंध में शाखाएं चल रही थी। पंजाब रिलीफ कमेटी और हिंदू सहायता समिति के जरिए कैंप, रिफ्यूजी प्रोटेक्शन, कॉन्वॉय एस्कॉर्ट जैसे काम जो थे वो लगातार आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जा रहे थे, निर्देशन में गोलवलकर जी के। इसी दौरान बताया जाता है कि गोलवलकर जी के निर्देशन में मिलियंस ऑफ इनोसेंट्स को बचाया गया है। कई ऐसे मासूमों को, बेगुनाहों को बचाया गया है इन दंगों में आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये सारी चीजें इसी समय की रिपोर्ट्स में निकलकर सामने आती हैं। खैर भारत आजाद हुआ साल 1947, 15 अगस्त। पार्टीशन भी हुआ, ये भी सत्य है। लेकिन गोलवलकर कभी भी पार्टीशन को ठीक नहीं मानते थे। अपने पब्लिक स्टेटमेंट्स में भी उन्होंने देश के टुकड़े होने की को एक तरह से ट्रेजेडी की तरह बताया था। उनका ये कहना जरूर था कि ये ट्रेजेडी है, लेकिन वो ये भी यहाँ पे मानते थे कि आरएसएस उस वक्त इतना पॉलिटिकली वेट नहीं रखता था कि इस फैसले को रोक सके। इस पीरियड में उनकी सोच जो थी वो और ज्यादा मजबूत होने लगी थी। जब पार्टीशन हुआ भारत का, उनकी सोच इस तरह से मजबूत हुई कि उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया था और ये कहना शुरू कर दिया था कि हिंदू समाज को अब इतना संगठित और इतना शक्तिशाली बनना होगा कि अगर कोई भी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो उनकी मर्जी के बिना ना हो। पार्टीशन के बाद उनका ये स्टैंड क्लियर हो चुका था। खैर उस समय आज़ादी के बाद भारत के सामने, भारत के लीडर्स के सामने एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था, एक बड़ी समस्या खड़ी हुई थी प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन की। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जो थे, निर्णय ले नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ जाएं, पाकिस्तान जाएं कि भारत आएं। सरदार पटेल ने इसके लिए गोलवलकर जी को से मदद मांगी। एक तरह से उनके पास पहुंचते हैं। गोलवलकर जी से जब वो मदद के लिए पहुंचे तो इसलिए पहुंचे थे क्योंकि गोलवलकर जी को महाराजा हरि सिंह बहुत ज्यादा मानते थे। महाराजा हरि सिंह को कन्विंस कर सके गोलवलकर, इसकी वजह से सरदार पटेल यहाँ पे पहुंचे, उनसे मदद मांगी। 17 अक्टूबर 1947 का वो दिन था जब गोलवलकर, जो गुरुजी गोलवलकर थे, दिल्ली आते हैं। दिल्ली से यहाँ से प्लेन से रवाना होते हैं सीधा श्रीनगर पहुंचे। उनके साथ में माधवराव मुले भी थे, वसंतराव ओक भी थे, और साथ ही साथ जो बैरिस्टर थे नरेंद्रजीत सिंह, ये सारे जितने प्रचारक थे इन सबको वो यहाँ पे लेकर गए थे श्रीनगर अपने साथ में उस विमान में। 18 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह और उनके जो प्रधानमंत्री थे हरि सिंह के, मेहरचंद महाजन, उनके साथ में गुरुजी की, गोलवलकर जी की लंबी मुलाकात होती है। इस मुलाकात में महाराजा ने आर्गुमेंट दिया, महाराजा हरि सिंह ने, कि उनकी स्टेट जो है, जम्मू कश्मीर जो है, वो पाकिस्तान पर पूरी तरह से डिपेंडेंट दिख रहा है, क्योंकि सभी जो रोड हैं, जो रेलवे लाइंस हैं, वो रावलपिंडी और सियालकोट से गुजरती हैं। गोलवलकर जी ने कहा, उन्हें समझाया कि आप एक हिंदू राजा हैं, पाकिस्तान में शामिल होने से आपकी जो हिंदू सहयोगी, आपके हिंदू सब्जेक्ट्स जो हैं, आपकी जो जनता है, उसे काफ़ी तकलीफ पहुंचने वाली है और पहुंचेगी। भारत के साथ ये जो आपकी रेलवे लाइंस और रोड का लिंक है, इसे डेवलप करने में महज कुछ ही समय लगना है। पूरी तरह से पहले से भी आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं, जो आप इसको अपनी एक बाधा समझ रहे हैं, असल में वो बाधा नहीं है। इसी मीटिंग के बाद महाराजा हरि सिंह ने उन्हें एक पश्मीना शॉल दी, पश्मीना शॉल गिफ्ट की, और इंटीग्रेशन के लिए अपनी रेडीनेस एक तरह से दिखाई थी। यहाँ पे बताया जाता है इतिहास में, इन रिपोर्ट्स में, कि महाराजा हरि सिंह तैयार हो चुके थे, लेकिन क्या हुआ है वो आप सभी को पता है। 8 दिन के बाद ही पाकिस्तान की फौज ने इन्वेडर्स के साथ में, अपने जो कबीलियाई थे उनके साथ में अटैक किया, आक्रमण किया, और उस आक्रमण के तहत महाराजा हरि सिंह को मदद मांगनी पड़ी भारत से, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था उस पर साइन किया जाता है। लेकिन इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई, कश्मीर का विलय हो गया, भारत में कश्मीर
जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, सब चीजें हुई, उसमें गोलवलकर जी का ही बहुत बड़ा सहयोग रहा। लेकिन इसके बाद आता है वो दिन 30 जनवरी 1948, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। गांधी जी की हत्या से पूरे देश में सन्नाटा था, शोक की लहर थी। गोडसे का नाम सामने आया था और गोडसे पहले आरएसएस के साथ जुड़े थे। ये बात जब लोगों को पता चली तो इसके चलते देश भर में सन्नाटा, गुस्सा और शोक का माहौल जो था पूरी तरह से छाया हुआ था। कांग्रेस सरकार जो थी वो आरएसएस पर गांधी जी की हत्या की साजिश के शक से उन्हें देख रही थी, उस नजर से उन्हें देखती थी, और इसी के चलते आरएसएस पर, संघ पर बैन लगा दिया जाता है। गोलवलकर ने तुरंत उस समय पर गांधी जी की मौत पर अपना शोक व्यक्त किया था। शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी, सरदार पटेल को भी, और खुद गांधी जी के जो परिवार के लोग थे उनको भी अपने कंडोलेंस के जो टेलीग्राम थे वो भेजे थे, शोक व्यक्त किया था अपनी तरफ से, इस हत्या की निंदा भी की थी। लेकिन सरकार के लिए आरएसएस एक सस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन थी यहाँ पे, और इसी वजह से कई सारे आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ में, उनके नेताओं के साथ में गोलवलकर जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट हुए। संगठन पर कंप्लीटली बैन लगा दिया जाता है, ऑफिसेज बंद कर दिए जाते हैं, शाखाएं रोक दी जाती हैं। अगले कुछ महीनों के अंदर आरएसएस के कई सारे बड़े बड़े नेता और खासकर जो आरएसएस के प्रमुख थे गोलवलकर जी, उनकी सरकारी लीडरशिप के साथ में कई गहन जो डिस्कशन थी, मीटिंग्स थी, वो चलती रही, नेगोशिएशंस चलती रही। एक तरह से क्योंकि जेल में थे तो मीटिंग नहीं हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके से भी प्रयास किया जा सकता था बातचीत करने का, तो एक नेगोशिएशन का जो दौर था वो शुरू होता है। कुछ समय के बाद जेल से छूटते हैं। जेल से छूटे तो वो सीधा सरदार पटेल और नेहरू जी के पास पहुंचते हैं। गोलवलकर जी जब नेहरू और सरदार पटेल के पास में पहुंचे, उनसे अपनी बातचीत शुरू की, तो उन्होंने कहा कि आप ये जो बैन लगाया है आरएसएस के ऊपर, इसको हटा दीजिए। आप देखिए कि हमने कितना इस देश के लिए काम किया है, हिंदू जो धर्म है उसके लिए कितना काम किया है। पटेल साहब ने कहा, और ये माना भी सरदार पटेल ने, कि आरएसएस ने हिंदू सोसाइटी की काफी सेवा की है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे उनके जो कम्युनल पॉइजन, जो किताबों में और जो पहले कई बार ऐसे सामने खबरें आई थी कि कम्युनल पॉइजन जो है, हेट्रेड जो है, वो भी फैल रही है यहाँ पे, इस वजह से वायलेंस का खतरा है। तो इन सब चीजों से भी सरदार पटेल ने वार्न किया। दरअसल आपको बता दें, सरकार ये चाहती थी कि आरएसएस एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, वायलेंट एक्टिविटीज से पूरी तरह से अपनी दूरी बनाए, दूर रहे, एक रजिस्टर्ड ओपन बॉडी की तरह काम करे। गोलवलकर जी ने यहाँ पे सरदार पटेल के और नेहरू जी के जो विचार थे उनके ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट दिया और ये कहा कि संघ जो है वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज से उसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सरदार पटेल के सजेशन को भी एड्रेस किया, जो सरदार पटेल ने उनसे कहा था कि आरएसएस को तुम कांग्रेस में मर्ज कर दो। ये कहा गया उनसे कि आरएसएस को कांग्रेस में मर्ज कर देना चाहिए आपको, लेकिन गुरुजी गोलवलकर ने यहाँ संघ की जो इंडिपेंडेंस थी, एक जो आज़ादी थी, उसको मेंटेन करने पर जोर लगाया। उन्होंने कहा कि संघ जो है वो इंडिपेंडेंट संगठन है, हम अलग से ही काम करेंगे, और आप किसी भी तरह से ये मत सोचिए कि हम एक समय पर जाकर चुनाव लड़ें और फिर आपको जो पॉलिटिकली नुकसान होगा वो पहुंचेगा। इसी सब के चलते 1949 में आरएसएस ने अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और ये एश्योरेंस दिया सरकार को कि वो नॉन पॉलिटिकल रहेंगे। जिसके बाद 1949 जुलाई में जो बैन था आरएसएस पे लगा हुआ, उसको लिफ्ट किया जाता है सरकार के द्वारा, उसको हटाया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो गोलवलकर जी इस क्राइसिस से संघ परिवार को, संघ को बचाकर बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बाहर निकाल कर ले आए थे। अब बैन के हटने के बाद गोलवलकर जी का जो मेन फोकस था वो एक ही चीज पर आके टिक चुका था। उनका मेन काम था हर व्यक्तित्व का निर्माण, शाखाओं का विस्तार और समाज के हर क्षेत्र में संघ की उपस्थिति। ये जो एक उनका विचार था कि ये अगर चीजें हो जाएं तो आरएसएस जो है वो पूरी दुनिया भर में फैल सकती है, ना सिर्फ भारत में। आरएसएस के आर्काइव्स के अनुसार ये जो अगले 20 से 25 साल रहे हैं, पूरे भारत में लगभग गोलवलकर जी ने 65 बार टूर किया है पूरे भारत का। आप सोचिए 65 बार एक व्यक्ति अपनी टीम के साथ पूरे भारत का टूर करे। छोटे से छोटे गांव में वो गए, बड़े से बड़े शहर तक गए, जहां जा सकते थे हर जगह गए। उसके बाद वहां पे शाखाएं बनाई, अपनी ट्रेनिंग कैंप्स लगाए, आरएसएस से प्रेरित जो संस्थाएं थी उनको खड़ा किया। इन्हीं सब के चलते ये जो अगले 20 से 25 साल रहे, ये वही साल थे जब 1949 में विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP को बनाया गया। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय जनसंघ को बनाया, यानी कि बीजेपी का जो बेस एक तरह से आप देखें तो वो यहीं से बना 1951 में, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाया।
आगे जाके जो आप आज बीजेपी देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी देखते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल विंग जो थी उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया। इसके बाद 1955 में मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ बीएमएस बनाया, ट्राइबल वेलफेयर में वनवासी कल्याण आश्रम बनाया और 1964 में आते हुए उन्होंने रिलीजियस कोऑर्डिनेशन के लिए विश्व हिंदू परिषद वीएचपी की स्थापना की। एक तरह से आप देखें तो गोलवलकर जी ने अपने इस पूरे कार्यकाल के दौरान में संघ परिवार जो आज हम सुनते हैं उस संघ परिवार के स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया था। गोलवलकर जी अक्सर खुद को राजनीति से दूर रखते थे, दुनिया के सामने भी यही था कि वो राजनीति से दूर रहते हैं। लेकिन कई लोग ये सवाल खड़े करते हैं कि कई बार देखा गया कि जनसंघ के नेताओं के साथ में, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, उनके बाद में दीनदयाल उपाध्याय, उनके साथ में उनके गहरे आइडियोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल जो संपर्क थे वो लगातार रहते थे। कहीं ना कहीं एक बड़ी जो विचारधारा थी जो आगे उसको बढ़ाने की, उसको धरातल पर लाने की तैयारियां यहीं से चलने लगी थी। गोलवलकर जी ने नेशनल क्राइसिस के वक्त भी भारत में बहुत सारा काम किया है। आपको बता दें, सही मायनों में एक तरह से आरएसएस का जो विचार था देश के सामने, दुनिया के सामने रखने के लिए, किस तरह से दुनिया को समझ आए कि आरएसएस सिर्फ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो हर व्यक्ति उसको अपनी तरह से सोचता है। उनका असली विचार क्या है वो ये दुनिया के सामने रखना चाहते थे। और तब उन्होंने ये कैसे रखा, जब भारत के ऊपर नेशनल क्राइसिस आई है। साल 1962 में सीनो इंडियन वॉर के दौरान आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की लगातार हेल्प की। बॉर्डर रीजन्स में जितने भी सरहदों पर रीजन थे, जो इलाके थे, वहां पे फूड की सप्लाई देना, लॉजिस्टिक्स में मदद करना, ये सारी चीजें की आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने। ये सब देखते हुए उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी कंट्रीब्यूशन से आरएसएस के प्रभावित होकर आरएसएस को 1963 के रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करने का इन्विटेशन दिया था। आप सोचिए कि वो संगठन जिसे बैन कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा ही, लेकिन यहाँ पे 63 के अंदर आते आते इस तरह से अपनी एक जो छवि थी पूरी तरह से बदल ली थी आरएसएस ने, मार्गदर्शन में, निर्देशन में गोलवलकर जी के, कि रिपब्लिक डे परेड में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद न्योता दिया, इन्वाइट किया था। इसके बाद 1965 में जब एक बार फिर से जो विपत्ति थी या जो कहें कि क्राइसिस थी, नेशनल क्राइसिस, वो आई जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने गोलवलकर जी को ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया था। वहां पे बुलाया, गोलवलकर जी ने साफ तौर पर देश से अपील की थी यहाँ पे कि सरकार के साथ में हमें खड़े रहना है, एक एक व्यक्ति को देश के सरकार के साथ खड़े रहना है। यहाँ तक कि जो आरएसएस वर्कर्स थे उनको काम पे लगाया गया, दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से रिलीफ दिया गया। आरएसएस वर्कर वहां पे काम कर रहे थे ताकि दिल्ली पुलिस जो है स्ट्रैटेजिक ड्यूटीज अपनी कर सके, पूरी तरह से उसके ऊपर लग सके, क्योंकि लोग उतने ही हैं। अगर ज्यादा लोग आ जाते हैं तो कम से कम एक आदमी एक काम कर ले, दूसरा काम करेगा तो काम ज्यादा हो पाएगा। ये सारी चीजें हुई। इसके अलावा सैनिकों को सरहद पर जो फूड पैकेट्स थे उसकी सप्लाई अरेंज की आरएसएस ने, कार्यकर्ता लगातार वो फूड पैकेट लेकर जाते थे। आरएसएस की जो छवि थी, जो इमेज थी, एक हिंदू कल्चर ग्रुप से हटकर एक डिसिप्लिन्ड नेशनलिस्ट वॉलंटियर फोर्स की तरह बनने लगी थी यहाँ पे। और ये सब कुछ गोलवलकर जी ने किया था। 1960s में उनकी स्पीचेस का एक बहुत बड़ा कलेक्शन बंच ऑफ थॉट्स के नाम से पब्लिश होता है। अब ये जो पुस्तक, ये जो बुक पब्लिश हुई थी, आरएसएस के लिए दशकों तक आने वाले जो अगले कई सारे साल ऐसे रहे जिसमें वो आइडियोलॉजिकल मैनुअल बन चुकी थी। आरएसएस एक तरह से आरएसएस का ग्रंथ उसको कहा जाता है। इस किताब के अंदर बंच ऑफ थॉट्स के अंदर आरएसएस का जो रोल है उसके बारे में बताया गया है, हिंदू कल्चर के बारे में, नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है उसके बारे में। ये सारी चीजें गोलवलकर जी जो बताना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली बताया गया है। नेशनल यूनिटी और रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर की बात की गई है। रिलीजियस माइनॉरिटीज पर अपने विचार भी उन्होंने यहाँ पे रखे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद इस बात पर होता है कि इस किताब के अंदर वो मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को और कम्युनिस्ट को इंटरनल थ्रेट या फिर ये कहें कि इंटरनल एनिमीज के रूप में डिपिक्ट करते हैं। ये जो लाइन है यहाँ इस पुस्तक के अंदर, आज भी उनकी जो आइडियोलॉजी से विरोध रखते हैं, जो विरोधी लोग हैं, उनके वो अपने एक हथियार की तरह इस लाइन को यूज करते हैं और अक्सर इस हथियार का इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। इस तरह से इस्तेमाल इस हथियार का होता रहा है कि समय के साथ में आज आगे बढ़ते हुए 2018 में आरएसएस के जो इस समय चीफ हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह कहा था कि बंच ऑफ थॉट्स जो किताब थी उसमें कही गई सारी बातें जो हैं वो शाश्वत नहीं है, बल्कि कुछ पर्टिकुलर जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहे हैं उन पे बोली गई हैं। उनके समय के साथ, क्योंकि देखिए चीज़ें चेंज होती हैं, बदलाव आता है, हम भी समय के साथ चेंज हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने उस कार्यक्रम पे मंच पे बताई थी। उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें थी आज संघ अपना इन्हें एटर्नल थॉट नहीं मानता है।
तो ये बातें अलग थी, कुछ और थी। उन्होंने जब वो कहा वो उस समय की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कहा था। तो इसलिए संघ आज तक सफाई देता है बंच ऑफ थॉट्स पे, उस किताब के ऊपर गोलवलकर जी की। ये भी कहा था यहाँ पे इस फंक्शन में कि आरएसएस ने एक बुक विजन एंड मिशन गुरुजी, ये जो बुक है इसको पब्लिश किया है। इसमें जो विचार है, वो जो रखे गए हैं विचार, वो आज की संघ से रेलेवेंट लगते हैं और साथ ही साथ जो गोलवलकर जी के विचार हैं उससे रेलेवेंट लगते हैं। बाकी जो कंट्रोवर्शियल जो पैसेजेस हैं अलग अलग जो आपने बंच ऑफ थॉट्स में पढ़े हैं, ये सब इनको साइडलाइन कर देना चाहिए। ये सारी चीजें बताई जाती हैं इस समय आरएसएस प्रमुख के द्वारा भी। तो इस तरह गोलवलकर जी को अगर आप देखें या उनकी छवि को देखें तो एक मिरर जैसा वो छवि जो है वो बनती है, जिसे जो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल नजरिए से देखते हैं उसे वो छवि वैसी ही नजर आती है, सामने दिखती है। किसी को एक विराट राष्ट्रभक्त दिखते हैं, किसी को एक्सक्लूशनरी आइडियोलॉग दिखते हैं। खैर ये समय ऐसे ही चलता रहा। आरएसएस को उन्होंने बहुत ही लंबे समय तक संभाला, लेकिन उनके जो आखिरी के कुछ साल आए उनकी जिंदगी के, गोलवलकर जी के, उनकी हेल्थ जो थी वो काफी बुरी तरह से गिरने लगी थी दिन प्रतिदिन। देखा यह गया कि जो वो इंटेंस हार्ड वर्क उनका लगातार चलता था, कंटिन्यूस ट्रेवल चलता था, 64-65 बार पूरे भारत की यात्रा करना कोई हंसी मजाक तो है नहीं। मई 1970 में उनके चेस्ट में एक लंप जो था उसको नोटिस किया गया। कैंसरियस निकला वो लंप, कैंसर उन्हें हो चुका था। सर्जरी के लिए उन्हें टाटा जो कैंसर हॉस्पिटल मुंबई है वहां पे भेजा गया। डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई ने उनका वहां पे ट्रीटमेंट किया था, ऑपरेशन किया था। 65 साल करीबन की उम्र थी, सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन सर्जरी के अगले दिन ही वो चलने लगे। सोचिए 65 साल की उम्र में अगले दिन ही चलने लगते हैं, और कुछ ही महीनों में फिर से जो ऑर्गेनाइजेशन के काम थे, संघ के जो काम थे, टूर थे, अपने वो टूर उन्होंने फिर से शुरू कर दिए। समय आगे बीता, लेट 1971 तक आते आते एक बार फिर से शरीर ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया था, साथ देना बंद कर दिया था, और 71 के आसपास आते आते उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर होने लगता है। ठाणे के तत्वजन जो विद्यापीठ है वहां पे उन्होंने सीनियर वर्कर्स के साथ अपनी जो लास्ट आखिरी डिस्कशन थी उनकी वो हुई थी। यहाँ अपनी आखिरी डिस्कशन करते हैं, किसी को नहीं पता था कि अब ये आखिरी उनका एक तरह से बोल होगा जो वो यहाँ पे बता के जा रहे हैं। उन्होंने कहा यहाँ पे कि हिंदू फिलॉसफी ही ह्यूमन वेलफेयर का एकमात्र रास्ता है। यहाँ उन्होंने इस डिस्कशन में कही थी आखिरी ये बात। मार्च 25, 1973 का वो दिन आता है जब उन्होंने नागपुर में अपना आखिरी जो पब्लिक एड्रेस था वो दिया। लास्ट पब्लिक एड्रेस था। हालांकि बोलने में उन्हें इस समय पर काफी, इस पब्लिक एड्रेस में, इस स्पीच में अपनी काफी तकलीफ हो रही थी, फिर भी उन्होंने 40 मिनट तक की लगातार स्पीच दी थी, और अंत इसका किया था विजय ही विजय है, इस सेंटेंस के साथ में, विजय ही विजय है। 5 जून 1973 का वो दिन आया। 67 साल की, 67 ईयर्स की उम्र थी। नागपुर में गुरुजी गोलवलकर ने अपनी आखिरी सांस ली। अगले दिन उनके द्वारा जो लिखे गए 3 लेटर्स थे उनको खोला जाता है। पहला लेटर जो था उसमें उन्होंने ये बता दिया था कि अगला उनके बाद में जो सरसंघचालक होगा आरएसएस का वो कौन होगा। उन्होंने बाला साहेब देवरस जी का नाम लिखा था और उनको अपना सक्सेसर बनाया था, नॉमिनेट कर दिया था। सेकंड जो लेटर था उनका, उसे जब खोला गया तो उस लेटर में उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि मेरा कोई भी मेमोरियल, मेरा कोई भी इस तरह का कोई आप चीज़ ना बनाए, क्योंकि उनका साफ तौर पर मानना था कि मेरा कोई मेमोरियल इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि संघ में जो हीरो वर्शिप है उसकी जगह नहीं है। मेमोरियल सिर्फ हमारे फाउंडर डॉक्टर हेडगेवार जी जो हैं उनका होना चाहिए। तीसरा लेटर जो था उसमें उन्होंने सारे के सारे जो स्वयंसेवक थे उनसे माफ़ी मांगी थी। ये कहा था कि अगर जाने अनजाने में उनसे कोई गलती हो गई, उन्होंने किसी को दुख पहुंचाया, तो उन्हें माफ़ किया जाए। ये थे गुरुजी गोलवलकर, उनके वो तीनों लेटर जो बाद में खोले गए। जब गुरुजी गोलवलकर की मृत्यु हुई है उस वक्त तक आते आते आरएसएस सिर्फ एक छोटा नागपुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बचा था, बल्कि पूरे भारत में फैला हुआ एक बहुत बड़ा संगठन बन गया था, जो कि आज के समय पे पूरी दुनिया भर का सबसे बड़ा संगठन है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आपको हमने बताया एमएस गोलवलकर, गुरुजी गोलवलकर के बारे में। अपनी राय, आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा, जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।